हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम 1914 से लेकर 1919 के बीच में घटने वाली घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरीके से उदारवादी संघर्ष करते हैं, फिर गरम दल वाले लोग संघर्ष करते हैं, एक क्रांतिकारी आंदोलन का दौर आता है और उन सारे आंदोलनों को एक तरीके से कुचल दिया जाता है। क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल दिया जाता है। कांग्रेस जो है वो विभाजित हो जाती है गरम दल और नरम दल के बीच में, और गरम दल के जो नेता होते हैं लाल बाल पाल वो सारे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अरबिंदो घोष संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद नरमपंथी जो नेता होते हैं उनके बस की बात थी नहीं कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे चलाया जा सके। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और वो जो था अंग्रेज उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे और मुस्लिम लीग भी अंग्रेज़ों के इशारे पे काम कर रहा था। तो वैसी स्थिति में भारत में वो पीरियड अर्थात 1910 से लेकर कह ले 1910 से लेकर 1916 का जो पीरियड होता है वो पीरियड मुख्यतः शांति का काल होता है। शांति का काल होता है इन सेंस की राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से अगर देखें तो शांति का काल था। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, क्योंकि सारे लोग क्रांतिकारी आंदोलन को दबा दिया गया था, गरम दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और नरम दल वालों के बस के बात थी नहीं। साथ में उसी समय में एक पूरे विश्व पटल पे बहुत बड़ी घटना होती है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1914 में, और ये 4 सालों तक चलता है। 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो ये सारी स्थितियां उस समय मौजूद थी। अब उस समय की क्या क्या घटनाएं होती है उस पे हम लोग आते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ तो उसका भी एक प्रभाव भारत पे पड़ा। वो प्रभाव क्या था उसको हम समझते हैं, आगे समझने में मदद मिलेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व मुख्यतः 2 गुटों में बट गया था। एक गुट में जो था, पहला गुट जो था उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, अमेरिका ये सब थे, और दूसरा जो गुट था वो था जर्मनी, इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देश थे। अब यहाँ पे भारत के हिसाब से तुर्की का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तुर्की का महत्व इसलिए है कि वहाँ के खलीफा जो है वो पूरे विश्व के मुसलमान जो है उनको अपना खलीफा मानते हैं और उनके आदेश को ईश्वर का आदेश माना जाता है। तो भारतीय मुस्लिम भी जो है तुर्की के खलीफा को अपना ईश्वरीय रूप मानते हैं, उनके आदेश को उसी तरीके से माना जाता है। लेकिन विश्व युद्ध में क्या होता है कि इंग्लैंड और तुर्की अलग अलग पक्ष में होते हैं, और भारत के मुसलमान जब तुर्की का पक्ष लेते हैं तो ब्रिटिश सत्ता भी उनसे नाराज होती है। और भी घटनाएं वैश्विक स्तर पे होती है। बाल्कन युद्ध होता है, एक खाड़ी युद्ध होता है, तो उसमें भी मुस्लिमों पे अंग्रेजी सत्ता का एक डंडा चला था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात होती है तो उसी मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत भारतीय मुसलमानों को भी अंग्रेजों का ये रवैया पसंद नहीं आता है। अब भारत में क्या था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना भी अपने मतलब के लिए की थी, लेकिन कांग्रेस अंग्रेजों के अनुसार से नहीं चलती। मुस्लिम लीग की भी स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों का यही था, और मुस्लिम लीग का इस्तेमाल भी उसी तरीके से किया जाता है, और मुस्लिम लीग भी उनके कहे अनुसार से काम करती है। लेकिन वैश्विक स्तर पे इंग्लैंड का या यूरोपीय देशों का जो रुख होता है मुस्लिमों के प्रति, तो उससे मुस्लिम जो हैं वो नाराज होते हैं और अंततः भारत में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब प्रभाव क्या पड़ता है, तो 1913 में मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई। 1913 में एक बैठक हुई और उसमें क्या कहा गया, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है 1913 में हुआ, उसमें स्वराज पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। अर्थात भारत में स्वराज की स्थापना के लिए स्वराज की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया गया। साथ में यह भी कहा गया
कि जो भी पार्टी या संगठन स्वराज के लिए संघर्ष करेगी, मुस्लिम लीग उसका समर्थन करेगी। इस प्रस्ताव का सीधा सा मतलब था कि वो इंडिकेशन दे रही थी कांग्रेस को कि वो उनके साथ में मिलना चाहती है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव था। उसके बाद 1915 में कांग्रेस और लीग दोनों का जो है अधिवेशन बंबई में होता है। दोनों का अधिवेशन जब बंबई में होता है तो दोनों ही पक्ष के नेता वहां पे बंबई में मिलते हैं अधिवेशन में, और एक जो है सो बातचीत होती है, दोनों के बीच समझौते का एक प्रारूप तैयार होता है, और ये सहमति बनती है कि नेक्स्ट जो अधिवेशन होगा कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का, वो अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाए। अब उसी का नतीजा होता है कि 1916 का अधिवेशन, कांग्रेस का भी अधिवेशन रखा जाता है लखनऊ में, और मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन रखा जाता है लखनऊ में ही। कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं और मोहम्मद अली जीना करते हैं मुस्लिम लीग की अध्यक्षता। तो ये घटनाएं कुछ होती हैं। उसके बाद इसके पहले की हम बात पे आए अगर, तो पृष्ठभूमि क्या थी कांग्रेस और लीग के बीच में जो समझौता होने जा रहा है, जो कि लखनऊ समझौता के रूप में जाना जाता है। तो इसके पहले की कुछ बातें थी। वो बातें क्या थी कि 1915 में ही फिरोज शाह मेहता का और गोपाल कृष्ण गोखले का, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत में तो आंदोलन पूरी तरीके से ठप पड़ा था। महात्मा गांधी 1915 में ही भारत लौट कर आते हैं, और उसके बाद तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है वो 6 साल की सजा काटकर मांडले जेल से छूट कर आते हैं और पूना में आते हैं वो छूट कर तिलक। तो जब आते हैं तो एक यहाँ के नेताओं में, कांग्रेसियों में या आम कार्यकर्ता में एक नया जोश उभरता है कि तिलक जब आए हैं जेल से छूटकर, तो वो अब आंदोलन को एक नेतृत्व प्रदान करेंगे। जो आंदोलन एक शांत पड़ा हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन, तो वो फिर से जो है सो वो जीवित होगा। और वो बाल गंगाधर तिलक करते भी ऐसा ही है। सबसे पहले तो वो ग्राउंड वर्क करना शुरू करते हैं, और ग्राउंड वर्क करने में वो उनकी सबसे पहला जो उनका कदम होता है वो होता है कि कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल जो हैं वो एक हो जाए। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो जाए। तो तिलक ये प्रयास करते हैं। अब उसी में एक और प्रयास होता है किनका, तो वो होती है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का भी वही प्रयास होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाए। अब इसी का नतीजा होता है कि लखनऊ में 1916 में एक समझौता होता है, और इस समझौते में नरम दल और गरम दल के नेता दोनों एक हो जाते हैं, और फिर कांग्रेस और लीग के भी समझौता हो जाता है कांग्रेस और लीग के बीच में, और दोनों स्वराज के लिए एक साथ लड़ने की फिर से समझौता करते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ के बाद से भारत की जितनी बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियां थी वो सारे एक मंच पे आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ से आंदोलन की एक नई धारा निकलने वाली है। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ उसमें कुछ बातें थी। हालांकि ये बातें जो थी, जो सहमति बनी थी, ये अगर दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत गलत था। जैसे कि कांग्रेस ने इस मांग को मान लिया था मुस्लिम लीग के, कि मुस्लिम लीग ये मांग कर रही थी कि मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात से अधिक उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। कांग्रेस इसको मान लेती है। उसके बाद 1909 में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम में, उसको भी कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। उसके बाद एक वीटो पावर दिया जाता है मुस्लिम लीग को कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रस्ताव जो कि मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं हो, तो मुस्लिम लीग वाले अगर नेता उस पर वीटो लगाएंगे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो ये सारी चीजें एक तरीके से कह लें तो कांग्रेस यहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत यहाँ से कर रही थी, या कह लें कि मुस्लिम लीग की मांगों को के सामने वो झुक रही थी। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई।
और इसकी अंतिम परिणति बाद में जाकर निकलता है देश विभाजन के रूप में। तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि राजनीतिक एकीकरण, सारी बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियां अब एक हो जाती हैं और आंदोलन का एक दौर शुरू होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब गरम दल और नरम दल वाले जब अलग हुए थे तो गरम दल वाले तो पूरी तरीके से अलग कर दिया गया था उनको। नरम दल वाले कांग्रेस में उनको भाग लेने की इजाजत ही नहीं देते हैं, परमिशन ही नहीं देते हैं। अब इसी में एक आंदोलन खड़ा किया जाता है और वो आंदोलन होता है होम रूल लीग का। होम रूल लीग क्या है? तो होम रूल आयरलैंड से आया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब होता है अपना शासन, स्वशासन। तो उसी स्वशासन की जो मांग हो रही थी, सबसे पहले 1906 में स्वराज की मांग हुई थी। कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहां पे स्वराज की मांग हुई थी। तो वही स्वशासन या स्वराज की बात यहाँ पे की जा रही है। अब इस होम रूल एसोसिएशन बनाया जाता है। ये एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे के कारण क्या थे? तो इसके पीछे का कारण ये था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं, वो अब एक आंदोलन को चलाने के लिए जो उन्हें संगठन की आवश्यकता थी, कांग्रेस उसमें सहयोग नहीं करती है। तो अंततः वो अपना एक अलग संगठन बनाते हैं, होम रूल एसोसिएशन, और एक आंदोलन चलाया जाता है। साथ में एनी बेसेंट जो है वो भी होम रूल लीग एसोसिएशन बनाती हैं और वो भी आंदोलन चलाती है। अर्थात होम रूल लीग के दो शाखाएं होती है। एक शाखा जो है सो तिलक की होती है और दूसरी शाखा जो है सो एनी बेसेंट की होती है। अब एनी बेसेंट कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी और इसकी स्थापना करते हैं मैडम ब्लातास्की और कर्नल अलकाट। और इस संस्था का उद्देश्य होता है विश्व बंधुत्व, अर्थात पूरे विश्व में लोगों को मिलजुल कर रहना है, विश्व शांति के लिए काम करना है, आपस में भाईचारे का विकास करना है। तो ये इस संस्था का उद्देश्य था और एनी बेसेंट इसी संस्था से जुड़ी हुई एक सदस्य थी और उसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए वो भारत आई थी 1893 में। 1893 में भारत आई थी और 1907 में क्या होता है कि इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष अलकाट की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है एनी बेसेंट, तो उस संस्था को आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेवारी अब इन्हीं के हाथों में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो भारत आती हैं और भारत में लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय भी होती हैं। तो भारत में जब स्वशासन की मांग की जाती है, इसके लिए होम रूल लीग बनाया जाता है। इसकी दो शाखाएं बनती है, तिलक और एनी बेसेंट की। तिलक वाली जो संस्था थी वो पहले स्थापित होती है 28 अप्रैल 1916 को। ये कहाँ, इसका मुख्यालय होता है बेलगांव, कर्नाटक में। और इसके अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे क्या किया था कि एनी बेसेंट ने और तिलक ने, दोनों ने क्षेत्र को बांट लिया था ताकि दोनों जो संस्थाएं हैं उनके बीच में किसी तरह के टकराव की संभावना ना रहे। तो तिलक वाली जो संस्था होती है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर होता है, बंबई इनके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि बंबई में एनी बेसेंट की शाखा काम करती है। कर्नाटका में काम करता है तिलक का शाखा, उसके बाद मध्य प्रांत में। और एनी बेसेंट वाली जो शाखा है वो सितंबर 1916 में स्थापित होती है। अर्थात पहले तिलक वाली शाखा स्थापित होती है, बाद में एनी बेसेंट वाली शाखा स्थापित होती है 4 महीने के बाद। और ये अडेयार मद्रास में स्थापित होती है। यही अडेयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी मुख्यालय होता है, भारत का मुख्यालय जो है। और एनी बेसेंट वाली जो होम रूल लीग एसोसिएशन होता है वो दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंबई और अन्य क्षेत्र आते हैं। अब इनका प्रचार प्रसार का तरीका क्या था? तो तिलक का तो
मराठा और केसरी उनकी जो पत्रिका थी वो थी। और एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो था वो वीकली न्यूज़पेपर था और न्यू इंडिया डेली न्यूज़पेपर था। अब इससे जुड़े हुए अन्य नेता कौन कौन से थे, तो तिलक वाले शाखा में एच.सी. केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा होते हैं मुख्य रूप से। और एनी बेसेंट के साथ वाली शाखा में होते हैं, सचिव होते हैं उनके अरुंडेल कमेटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो। और एक मद्रास कम्युनिस्ट से जुड़े हुए एसोसिएशन के नेता होते हैं बीपी वाडिया, वो भी जुड़ते हैं। ये मुख्य रूप से नेता होते हैं, क्योंकि बाद में जाकर अब दोनों अगर लीग की शाखाओं की अगर तुलना करें तो एनी बेसेंट वाली जो लीग थी उसकी ज़्यादा शाखाएं थी भारत में, और उसके कार्यकर्ता भी ज़्यादा थे। करीब 27,000 कुल कार्यकर्ता थे एनी बेसेंट वाली शाखा के। और इससे जुड़े हुए नेता भी बहुत ज़्यादा थे, जैसे जीना जुड़ते हैं, मदन मोहन मालवीय जुड़ते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जुड़ते हैं, मोतीलाल नेहरू जुड़ते हैं, तेज बहादुर सप्रू, और बाद के वर्षों में जवाहरलाल नेहरू भी जुड़ जाते हैं। दोनों का उद्देश्य वही होता है, स्वराज के लिए संघर्ष करना। तो आंदोलन चलाया जाता है पेपर के माध्यम से, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आवेदन, इस तरीके की चीज़ें होने लगती है। दोनों होम रूल का आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, तो लोगों में एक नया जोश होता है, उस जोश में आंदोलन की धार और भी तेज होती है। अब इससे जो है सो अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी सत्ता घबराती है, और अंततः क्या होता है कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनी बेसेंट, अरुंडेल और वाडिया, तीनों को। खास करके यहाँ पे जो एनी बेसेंट वाली शाखा थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी लोगों के बीच में, और उसके पूरे देश में शाखाएं भी अधिक थी। तो एनी बेसेंट को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है 1917 में, अरुंडेल को भी गिरफ्तार किया जाता है, वाडिया को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो अंग्रेजी सत्ता की ये नीति होती है, जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, ये वापस कर देते हैं। और उसके बाद कांग्रेस का क्या रुख होता है, तो कांग्रेस उनका पूरी तरीके से एनी बेसेंट के पीछे खड़े हो जाती है, और जितने भी जो नेता हैं कांग्रेस के वो सपोर्ट करते हैं दोनों ही लीगों इस होम रूल आंदोलन को। तो दोनों सारे नेताओं का सपोर्ट मिलता है। अंततः क्या है कि अंग्रेजी सत्ता घबराकर एनी बेसेंट को छोड़ देती है। 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष होती है, जो कि बाद में 8 साल के बाद और फिर से 8 साल के बाद 8 साल में महिला आती है। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू, और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता। 8 साल का अंतराल होता है। एनी बेसेंट के कुछ और भी काम होते हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक बात और, होम रूल लीग जो आंदोलन चला, इससे कई नेता लोग जुड़ते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कई कार्यकर्ता भी जुड़ते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ते हैं। लेकिन इसमें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित जो संस्था थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके सदस्यों को ज्वाइन करने की परमिशन नहीं थी लीग में। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बनता है। ये एक अपवाद था कि गोखले की जो स्थापित संस्था थी ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके सदस्यों को लीग में शामिल होने की परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। एनी बेसेंट जो है, कुछ और इनका काम क्या था, तो इन्होंने बनारस में बनारस हिंदू स्कूल की स्थापना की, और यही बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या BHU के नाम से जाना जाता है, जो कि मदन मोहन मालवीय ने को इसका श्रेय जाता है। 1917 में यही विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण काम एनी बेसेंट के। अब हम आते हैं रॉलेट एक्ट पे। 1919 ईस्वी में यह लाया गया था। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुन रखा होगा। इसे काला कानून कहा जाता है।
इसके बारे में कहा जाता है कि न अपील, न वकील, न अपील और न दलील, ऐसा कानून इसे कहा जाता है। तो ये कानून था क्या? तो इस कानून में ये प्रावधान किया गया था कि ब्रिटिश सरकार, इसमें डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया था कि वो शक के आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये काफ़ी काला कानून है। ये अगर पुलिस के ऊपर में है, अगर वो अपनी अगर कोई निजी दुश्मनी भी हो तो उसके आधार पे भी वो गिरफ्तार कर सकता है अपनी दुश्मनी को साधने के लिए। तो इस तरीके का काला कानून था। तो इस कानून को लाने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है कि भारत में किस तरीके से क्रांतिकारी घटनाएं घट रही थी और विश्व के अन्य हिस्सों में भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। साथ में विश्व युद्ध भी चल रहा होता है और इंग्लैंड उस विश्व युद्ध में शामिल भी होता है, एक पक्ष वो भी होता है, इंग्लैंड भी होता है। तो ऐसे में ब्रिटिश सत्ता को ये डर सताता है कि कोई अगर बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए, क्योंकि भारत की जो बहुत बड़ी जो सेना थी वो इंग्लैंड के पक्ष में लड़ने के लिए भारत से बाहर गई हुई थी। तो ऐसे में ब्रिटिश सत्ता को लगता है कि भारत में अगर कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तिलक जब जेल से छूटकर बाहर आते हैं, उसके बाद कांग्रेस और लीग का समझौता हो जाता है, गरम दल नरम दल वाले मिल जाते हैं, एनी बेसेंट और तिलक जो हैं होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं। तो ये सारी घटनाएं चल रही थी। तो इसका ब्रिटिश सरकार को एक डर सताता है कि अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो या आतंकवादी घटनाएं कह लें या उग्रवादी घटनाएं कह लें, आतंकवादी घटना नहीं कहना चाहिए, गलत मैं बोल गया, तो कोई अगर हिंसक घटना होती है तो ये ब्रिटिश सत्ता के लिए मुश्किल होगा। तो इन्हीं चीजों को रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसे निरोधक कानून के रूप में जाना जाता है। अब इस कानून को लाने के लिए क्या किया गया? तो लाने का कारण तो वही था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। इसके लिए 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है इंग्लैंड में। ये सिडनी रॉलेट कौन होते हैं? तो इंग्लैंड के एक हाई कोर्ट के जज होते हैं। 1918 में रिपोर्ट आ जाती है, अर्थात ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में ब्रिटेन की संसद में एक बिल रखा जाता है और वो मार्च में पास हो जाता है। और वही जो बिल है, जो एक्ट है, वो रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। और इसका जो ओरिजिनल नाम जो है वो है कि क्रांतिकारी एवं अराजकता रोकथाम अधिनियम 1919। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इतना काला कानून जो लाया गया था, तो इसकी प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है कि होनी थी और हुआ भी। बहुत तीव्र आंदोलन और बहुत तीव्र विरोध होता है पूरे देश भर में। तो वो क्या होता है देख लेते हैं। तो 30 मार्च 1919 को दिल्ली में बहुत जबरदस्त एक आंदोलन चला। शुरुआत हुई दिल्ली में और इसका नेतृत्व करते हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? तो एक आर्य समाजी नेता थे, या कह ले कि धर्म गुरु थे। और ये इतने ज्यादा पॉपुलर थे उस समय में कि महात्मा गांधी भी इन्हें अपना एक तरीके से गुरु मानते थे। और बाद के वर्षों में असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी को भी ये एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और इनका लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इनका नाम था और लोग इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी आ चुके होते हैं। उनकी एंट्री तो पहले ही हो चुकी है कि 1915 में वो भारत आते हैं। और वो जो डेट है 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और इसी डेट को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया गया। और महात्मा गांधी और तिलक दोनों क्या करते हैं कि अंग्रेजों का साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। उन्हें ये आशा होती है कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को आज़ादी दे दी जाएगी या स्वराज दे दिया जाएगा, ऐसा इन्हें लगता है। तो इसी के लिए वो गांव-गांव घूमकर चंदा भी इकट्ठा करते हैं और अंग्रेजों के लिए एक कह लें कि
अंग्रेजों के लिए जो है सो चंदे से और अन्य तरीके से उनके पक्ष में माहौल बनाते हैं। तो ये चीजें होती है। हालांकि बाद के वर्षों में ये चीजें गलत साबित हो जाती हैं। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था हालांकि, लेकिन उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया। तो महात्मा गांधी आ चुके होते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अन्य सत्याग्रह में वो कर चुके होते हैं सफल प्रयोग। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई और इसमें निर्णय लिया गया कि देशव्यापी एक आंदोलन चलाया जाएगा। और क्या होता है, तो जीना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ये व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल ये सब चीजें होती हैं। महात्मा गांधी को पंजाब बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है वहां के आंदोलनकारियों के द्वारा, वहां के नेताओं के द्वारा। तो गांधी जी पंजाब जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें पलवल में गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें बंबई भेज दिया जाता है। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब में, और 9 अप्रैल को रामनवमी भी होता है, तो उस दिन भी बड़े बृहद पैमाने पे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है। हड़ताल आयोजित किए जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। उसी हड़ताल में क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जो थे उस समय पंजाब के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, बहुत बड़े मतलब आंदोलनकारी थे। तो इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो उठता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी होती है और पंजाब में आपको पता है कि बैसाखी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसी ही स्थिति में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है और इस सभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होते हैं डॉक्टर हंसराज। अब क्या होता है कि यहाँ पे भीड़ एक जुटती है, करीब 20,000 के आसपास लोग इकट्ठा होते हैं और जालियांवाला बाग का जो सभागार होता है, जो वो चारों तरफ से बाउंड्री वाल होता है और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अब वहाँ पे पंजाब में क्या है कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जनरल ओ डायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही नाम के 2 व्यक्ति हैं जो कि आपको पढ़ने को शायद नहीं मिला होगा कहीं भी किताबों में। तो जनरल डायर जो होते हैं वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एक और डायर होते हैं जिनका नाम होता है कर्नल रेजिनाल्ड हेनरी डायर, और इन्हें प्रशासन और पुलिस का जिम्मेवारी दे दी जाती है, सौंप दी जाती है। पहले डायर के द्वारा दूसरे डायर को सौंप दी जाती है और ये सेना के व्यक्ति होते हैं, कर्नल रैंक के व्यक्ति होते हैं। तो सेना वाले लोग तो ऐसे ही कड़क मिजाज के होते हैं। तो इन आंदोलनकारियों से निपटने की जिम्मेवारी उन्हें सौंपी जाती है। अब प्रशासन की जब वो जिम्मा संभालते हैं तो क्या वो कार्रवाई करते हैं, तो वो किसी तरह की सभा पे रोक लगा देते हैं कि किसी भी तरीके की सभा नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सभा होती है। अंततः रेजिडेंट जो आर डायर है वो पुलिस के साथ पहुंचते हैं और उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जारी कर देते हैं। और भीड़ में जब गोलियां चलने लगती है तो पूरी भीड़ इधर उधर भागती है, कोई कुएं में अपनी जान बचाने के लिए कूद जाते हैं, कई लोग उसमें भी मरते हैं। तो जो सरकारी आंकड़ा तो दिया गया वो 379 का दिया गया, लेकिन एक्चुअल जो मरने वालों की संख्या थी बहुत ही ज़्यादा थी। कहीं पे इसका 10,000 का जिक्र आता है, कहीं 1000 का फिगर आता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़ा दिया उसके अनुसार से 379 लोगों के मरने की बात कही गई। उसके बाद 15 अप्रैल 1919 को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इस प्रकार की जो घटना हुई, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इसके बारे में CF एंड्रयूज ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया कार्रवाई है, जानबूझकर लोगों को मारा गया। तो
इतनी क्रूरता पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा मारा गया था। आप सोच सकते हैं कि क्या क्रूरता उन्होंने की थी। अब इसका जब बहुत ज्यादा विरोध होने लगता है तो एक कमेटी बनाई जाती है जिसे हंटर कमेटी के द्वारा, हंटर कमेटी के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं हंटर। और ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। इस 8 सदस्यों की एक कमेटी होती है। इसमें 3 भारतीय भी होते हैं। वो 3 भारतीय होते हैं चमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये नाम रखिएगा। तो बाद में क्या होता है कि जो हंसराज, डॉक्टर हंसराज जो कि आयोजक होते हैं इस जालियांवाला बाग की सभा का, वही हंसराज जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और कमेटी के सामने अपनी गवाही देते हैं। और इन्हीं की गवाही के आधार पर जनरल डायर या आर डायर को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। कांग्रेस इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार निर्दोष उन्हें घोषित कर देती है। रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि आर डायर ने आवश्यकता से ज्यादा सख्ती की, लेकिन उसके नियत में किसी तरीके का खोट नहीं था और वो एक निष्ठावान व्यक्ति है। उसके बाद इंग्लैंड में उसके पक्ष में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो ब्रिटिश सत्ता का रखवाला है, ब्रिटिश सरकार का तलवार का मान है। तो इस तरीके की उपाधियां दी जाती है अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा। तो सोच लीजिए कि अंग्रेजों की मनोदशा और अंग्रेज किस प्रकार के थे, जो कि वो इतने ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पहले से बात करते आ रहे हैं, उदारवादी हैं या आज भी वो बात करते हैं, लेकिन इतने घिनौने कर्म के बाद भी वहाँ के समाचार पत्र ने इस तरीके से उनका बचाव किया। अब कांग्रेस इस समिति के रिपोर्ट को नहीं मानती है और एक अपनी ओर से एक समिति बनाती है, तहकीकात समिति। और इस तहकीकात समिति का जिम्मा वही होता है कि जालियांवाला बाग की जो घटना हुई है उस पूरे घटना की जांच की जाए और एक रिपोर्ट दिया जाए। तो उसके लिए समिति तहकीकात कमेटी बनाई जाती है। मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्यों में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य होते हैं। इसमें जनरल डायर को दोषी माना जाता है, लेकिन दोषी मानने से होगा क्या, क्योंकि कांग्रेस तो सरकार नहीं है, सरकार तो ब्रिटिश सरकार है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस इसको दोषी मानती है आर डायर को और जनरल डायर को, और उन पे कार्रवाई की मांग करती है। लेकिन अंततः कांग्रेस की मांग को अनसुना कर दिया जाता है और इसी का नतीजा होता है कि महात्मा गांधी एक आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं और कुछ समय के बाद ही वो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे एक चीज और भी है कि होम रूल जो चल रहा था आंदोलन, तो अमेरिका में लाला लाजपत राय ने होम रूल लीग एसोसिएशन की एक शाखा स्थापित की थी वो 1916 में ही। उसके बाद होम रूल लीग से पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भी एक संस्था बनाई थी। तो उसको भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि विदेशों में भी इससे जुड़ी हुई गतिविधियां चली हैं भारत के पक्ष में। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।